हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट यानी प्रकाश के बारे में। आज से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर हमारा 9 है और चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका आज हम लोग पहला लेक्चर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन आसान है। जिसके बारे में हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ना है वो है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मानव नेत्र की संरचना के बारे में भी पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। और जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है यानी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर नंबर है ये 9। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑप्टिक्स क्या होता है यानी प्रकाश की ये क्या चीज है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब हो गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, और दूसरा पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, मिरर या दर्पण, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो पहले हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक तो यही आता है कि प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश होता क्या है ये हम लोग पता होना चाहिए। यानी लाइट, प्रकाश मतलब लाइट, ये क्या है। अभी तक हम लोग पढ़ते चले कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ये प्रकाश हम जानते हैं और सही भी है ये कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। लेकिन ये परिभाषा तब तक हम लोग पढ़ रहे थे जब तक हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में नहीं जानते। जब हमको पता चल गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसके आधार पर हम लोग ये परिभाषा देते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है या वह भाग है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसकी परिभाषा सिंपली हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये परिभाषा हम लोग लिखेंगे अब। यानी विद्युत चुंबकीय प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो क्या बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कि पहले क्या होती है, गामा किरणें, एक क्रम है। गामा किरणें, उसके बाद होती हैं एक्स किरणें, उसके बाद होती हैं पराबैंगनी, किरणें। उसके बाद आता है, यहां पर आता है विद्युत, समझ रहे हैं। विद्युत जिसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रकाश।
उसके बाद आता है औरत, औरत की ऊर्जा, और फिर आता है सूक्ष्म तरंगे, आता है रेडियो तरंग। ये स्पेक्ट्रम होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो उसमें ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है हमको, विबग्योर वाला, यानी बैंगनी से लेकर के लाल रंग का जो प्रकाश होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। इस प्रकाश को ही हम लोग, जो ये जो पार्ट है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का, इस पार्ट को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश। यानी यही जो हिस्सा है, यही प्रकाश ये वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये जो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये हमारी आंख रेटिना पर कोई अपना प्रभाव नहीं डालती है। ना औरत किरणें डालती हैं, ना सूक्ष्म किरणें डालती हैं, ना रेडियो तरंगें डालती है। ये हमारे रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ना ये वस्तुओं को देखने में मदद करती है। देखने में जो मदद करता है पार्ट, वो है विबग्योर, यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको लोग दृश्य प्रकाश भी कह देते हैं, विजुअल लाइट। यही वस्तुओं को देखने में मदद करता है, इसलिए इसी वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रकाश। क्लियर हो गया? यानी प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, उस स्पेक्ट्रम का एक पार्ट हो गया प्रकाश, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। बस समझ में आ रहा है? नहीं, सिंपली कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, और यही हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश की एक नई परिभाषा है ये। बाकी प्रकाश तो एक ऊर्जा तो है, ठीक है ना? प्रकाश एक ऊर्जा है, और प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है। और उसी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम जब बनाया जाता है, उसी का एक पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। नोट कर लें। उसके बाद इसमें जो पढ़ना है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, ये हम लोगों को जानना है। प्रकाश परावर्तन के, प्रकाश का परावर्तन पैदा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी लगाइए आगे। प्रकाश का परावर्तन का मतलब, जब कोई प्रकाश, परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होकर, चिकने पृष्ठ से टकराकर कुछ कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश की इस घटना को
प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो फिनोमेनन हो गया जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, परावर्तित लिख लीजिए चाहे टकराकर, पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई चिकना पृष्ठ हमारे पास है, चिकने पृष्ठ को बनाने के लिए हम कांच की प्लेट में पीछे की तरफ पेंट लगा देते हैं, तो आगे वाला जो पृष्ठ वो चिकना हो जाता है। इस चिकने वाले पृष्ठ को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। यानी ये कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कहते हैं इसको। अगर कोई प्रकाश किरण अगर ये गिर रही है, प्रकाश किरण, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश अब जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु। जहां पर टकराती है, ये बिंदु हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब अगर खींच देते हैं, ये हमने अभिलंब खींच दिया, और जब टकरा करके वापस ऐसे लौटती है, ये कहलाती है परावर्तित। इसमें ये जो कोण बना होता है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच, ठीक है ना। आपतित प्रकाश या आपतित किरण बेसिकली के आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल, और इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन ये इस तरीके का प्रकाश परावर्तन होगा। तो परावर्तन के क्या नियम है ये भी हमको जानना है। फिर लगाइए प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं, यानी परावर्तन घटना चाहे जिस पृष्ठ से हो रही हो, चाहे वो पृष्ठ हमारा समतल पृष्ठ हो और चाहे गोली पृष्ठ हो, परावर्तन अगर होगा तो ये नियम हमेशा फॉलो होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये हमेशा इक्वल ही होते हैं, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण कौन सा होगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच को कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, ये हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
कॉमा लगा दो बीच में यहाँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक दूसरा नियम है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल का मतलब ये नहीं कि प्रकाश किरण ऐसे अगर गिर रही है तो परावर्तित होकर के ऐसे चली जाए, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्लेन ये अगर है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होंगे। ऐसा ना हो आपतित किरण इधर ऐसे आपतित हो रही हो, परावर्तित होकर कैसे चली जाए दूसरे वाले प्लेन में, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा है दूसरा नियम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। उसके बाद इसमें जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है, इसके बाद हम लोग पढ़ना है दर्पण के बारे में। और दर्पण ऐसा जो जिसका पृष्ठ गोली हो, यानी गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है हमको। इसमें एक पॉइंट और है परावर्तन वाले में कि अगर अभिलंबवत आपतित होती है प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण वाले से किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, इस प्रकार से ये कोई पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश किरण अगर अभिलंबवत आपतित हो तब क्या होगा। तो इस स्थिति में देखो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होगा, आपतन कोण कितना हो जाएगा, 0। तो आपतन कोण का मान 0 अगर होगा तो क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये हम लोग नियम पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसका मतलब 0 क्यों हो जाएगा आपतन कोण का मान, क्योंकि अभिलंब भी इसी के ऊपर, प्रकाश किरण भी उसी के ऊपर, तो कोण कितना हो गया 90 डिग्री। चूंकि आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो इसका मतलब अगर कोई प्रकाश किरण अगर अभिलंबवत आपतित होती है तो इस चिकने पर टकराने के बाद वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है ना, यानी अभिलंबवत आप जब कोई प्रकाश किरण, इसमें नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती। ये पॉइंट और ध्यान रखना है। ये अलग परावर्तन नियमों का ही यहाँ पर पालन किया गया है। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता है यानी अभिलंबवत गिरती प्रकाश में उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग लगाइए गोली दर्पण। गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण क्या होता है पहले तो हम लोग जान लेते हैं। गोली दर्पण का मतलब अभी हमने देखा कि अगर कोई पृष्ठ चिकना है तो प्रकाश का परावर्तन वहां से होता है। अगर उसको उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। अगर परावर्तक पृष्ठ अगर प्लेन है यानी समतल है तो उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अगर उसका परावर्तक पृष्ठ गोली है यानी किसी गोले से काट करके बनाया गया है
तो उसको कहते हैं हम लोग गोली दर्पण। तो परिभाषा क्या लिख देंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन होना है जिस वाले पृष्ठ से, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दर्पण यानी गोलीय दर्पण, ये दर्पण मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या इसको हम लोग इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बात पहले करेंगे हम लोग अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, ये भी गोलीय दर्पण का भाग है, लेकिन ऐसा भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। यानी अगर हम गोलीय दर्पण बनाए इस तरीके से ऐसे, और भाई किसी गोले का भाग हो गया, अगर इसको पूरा गोला अगर हम बनाए थे, किसी गोले से काट करके निकाला गया, गोला लिया हमने, इस तरफ तो काटा हमने, ठीक है ना, ये पूरा एक गोला, यानी समझो ये पूरा एक गोला है, स्फीयर है, गोला मतलब स्फीयर, और उसमें हमने इतना हिस्सा काट लिया, और काटने के बाद हमने यहाँ रखा ऐसे, और उसमें उभरे हुए भाग की तरफ पेंट लगाते हैं, और धंसा हुआ भाग प्रकाश के परावर्तन के लिए रखें। तो अगर धंसा हुआ भाग अगर परावर्तक पृष्ठ है तो ये कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा धंसा हुआ होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता, यदि इसको हम लोग चित्र में केवल इतना हिस्सा दिखा देंगे, यानी कि ऐसे आकार का, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, धंसा हुआ हो, तो ये कहलाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका उल्टा हो जाएगा, अगर पेंट अगर हम धंसे हुए भाग में लगा देते हैं, यानी लिख सकते हैं इसके बारे में कि वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ
होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग इस प्रकार का चित्र देखते हैं। ऐसा धसे हुए भाग में पेंट लगा दें और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ये दर्पण कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सब बहुत आसान है, केवल रिवाइज करना है आपको। ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से नोट कर लें। इसमें कुछ टर्म हम लोग यूज करते हैं, दर्पण संबंधित कुछ पद हैं, टर्म हैं, जिनको पढ़ना है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। ये जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो रेटिंग लगाइए। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ डिफिनेशंस हम लोग जान लेते हैं। तो पहली डिफिनेशन को जाननी है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव यानी पोल्स कहते हैं लोग, पोल ऑफ मिरर। यानी इसको कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ होता है गोलीय दर्पण का, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु, उसको कहते हैं लोग दर्पण का ध्रुव। यानी कह सकते हैं इसमें गोलीय यानी परावर्तक पृष्ठ, दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव को मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं दर्पण हमने बनाया, उसमें ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसका मिडिल पॉइंट, ये ध्रुव कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पोल। चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। दूसरा इसमें है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र का क्या मतलब होता है? वक्रता केंद्र का मतलब है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को
वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र सी से उत्पन्न करते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र सी कहते। जैसे अगर हम ये कह दें कि जब भी गोले दर्पण बनाया जाए, किसी गोले का भाग लेंगे हम लोग, गोले के भाग में इतना भाग हमने पेंट कर लिया, बाकी इसको काट करके अलग रख लिया, तो ये जो पार्ट इसका जो केंद्र होगा ये कहलाता है इसका वक्रता केंद्र। सी क्या है ये? वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। कितनी सा है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब है? जो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल है, इसको आप बना सकते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, मूली पृष्ठ, ये किसी गोले का भाग होगा, उसका केंद्र होगा, उसको तो वक्रता केंद्र कहते हैं। उसकी ये जो त्रिज्या होगी इसको कहते हैं आर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग आर कहेंगे। ये इसका कोण होता है। कहीं से भी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सब ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आर है। ठीक है ना? कोई भी इधर की भी त्रिज्या है तो मतलब इधर की भी डिस्टेंस केंद्र से होगी उसकी परिधि की, वो सब वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष का मतलब वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी अगर इसको चित्र में अगर बनाना चाहें, वो दोनों दर्पणों के लिए है ये, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल। ये ध्रुव हो गया और ये हो गया सी। इसको मिलाया जो रेखा कहलाएगी ये कहलाती है मुख्य अक्ष। उत्तल दर्पण अगर बनाना चाहे तो उत्तल दर्पण में भी यही बन जाएगा।
ये इसका ध्रुव कहलाएगा, वक्रता केंद्र इसका यहाँ होगा, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है। ऐसे इसमें जो वक्रता त्रिज्या की हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर उत्तल दर्पण अगर बना होगा तो उत्तल दर्पण में इसका केंद्र जो इधर होगा और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कहलाती है ये कहते हैं हम लोग वक्रता। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस, यहाँ पर दर्पण दो प्रकार के हैं, दोनों की डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, तो अलग अलग दोनों परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो नंबर 5 आ जाएगा अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण फोकस चित्र में आप देख लीजिए पहले, फिर परिभाषा लिख देते हैं। अगर अवतल दर्पण हम इस प्रकार से इसको बना लें, इसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको सी और पी को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण अगर डाली जाती है तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन कैसे होगा, यहाँ पर परावर्तन नियमों का पालन करते हुए परावर्तन होगा। भाई यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब पहले खींच दे। अभिलंब किसी भी गोली पृष्ठ पर अभिलंब खींचा जाएगा वो हमेशा उसके वक्रता केंद्र होकर के जाता है। तो जितना कोण ये बनेगा, आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो इसको इस प्रकार से खींचते हैं। ये आर, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा यानी परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। ये फोकस। तो परिभाषा को क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये डिफिनेशन है अवतल दर्पण के फोकस की। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है ना, ये इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये वास्तव में इससे होकर के जा रही हैं, इसलिए जिसका फोकस होता है अवतल दर्पण वो कैसा होता है, वास्तविक फोकस होता है। अवतल दर्पण
का फोकस वास्तविक होता है, यानी रियल फोकस होता है किसका, कॉनकेव मिरर। यानी अवतल दर्पण का फोकस कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें इस फोकस यानी मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर के जाती हैं, इस वजह से अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद उत्तल दर्पण का फोकस उत्तल दर्पण का फोकस, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, चित्र पहले देख लीजिए। उत्तल दर्पण बनाया हमने, इसमें हम धसे हुए भाग में पेंट लगा देते हैं, उभरे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। परावर्तन पर इसका उभरा हुआ होता है, ये इसका ध्रुव हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया C, इसको मिलान रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। पूरी लाइन ये पूरी मुख्य अक्ष कहलाती है, चाहे वो दर्पण के आगे हो चाहे पीछे हो। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, अब परावर्तन घटना देखने का हमको खींचना पड़ेगा यहाँ पर एक अभिलंब। तो अभिलंब हमेशा गोलीय पृष्ठ पर खींचा जाता है, तो वो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। तो ये जितना कोण बनेगा उतना ही कोण बनाते हुए प्रकाश किरण इस तरह परावर्तित हो जाएगा। ये कोण, इसको जब पीछे जब बढ़ाते हैं, भाई यहाँ तो कहीं मुख्य से मिलेगी नहीं, ऐसा लगेगा जब दर्श देखेंगे प्रकाश किरण कहाँ से होकर के आ रही है, यहाँ। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के, उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। परिभाषा को हम लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, फोकस F। ये परिभाषा लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, भाई यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से नहीं आ रहे, आ तो इधर से रही है, टकराने के बाद जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आ रहे हैं, आभास होता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं,
तो इसलिए जो इसका जो उत्तल दर्पण जो फोकस होता है वो कैसा होता है, आभासी। लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का फोकस आभासी, आभासी मतलब वर्चुअल, आभासी होता है। ठीक है, नोट कर लें इसको। इसके बाद एक डिफिनेशन और लिखेंगे हम लोग, फोकस दूरी। नंबर 6 फोकस दूरी, फोकस लेंथ। फोकस दूरी क्या होती है इसको जानना तो बहुत सिंपल है। फोकस दूरी का मतलब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P से फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं, अगर अवतल दर्पण अगर हमने बनाया है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये यहाँ पर होता है F, ये प्रकाश, और ये जो F होता है यहाँ से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसमें उत्तल दर्पण में भी ये चीज हम लोग दिखा सकते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ये रिलेशन हम लोग पता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो वो फोकस से होकर के जाती है ऐसे, या जहां पर कोई किरण डाली जाती है प्रकाश किरण तो वो परावर्तित इस प्रकार से होती है कि वो ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के आ रही है। ठीक है ना, तो ये हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस टोटल है यहाँ से यहाँ तक के हम लोग डिस्टेंस क्या कहते हैं, r। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ ध्रुव से C की दूरी, ये r कहलाती है। ठीक है, ये परावर्तित किरण को देखने के लिए यहाँ से हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे। ये कोण हमारा है आपतन कोण I, और ये कोण R। जब जानते हैं I और R परावर्तन के नियम पर दोनों हमेशा बराबर होते हैं, तो चाहे तो दोनों को इक्वल मान ली। ये अगर कोण थीटा तो ये कोण थीटा, आपतन परावर्तन बराबर होंगे। अब देखो ये प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब ये जो कोण बनेगा ऐसे, यानी ये जो कोण होगा ये भी थीटा हो जाएगा। ये अगर कोण अगर थीटा हो गया तो एक जो त्रिभुज दिख रहा है हमको ये वाला, कोई त्रिभुज अगर हम ऐसे बना देते हैं कहीं, ये डॉटेड लाइन वाला और इधर से इधर ऐसे, इस त्रिभुज में देखो कि ये जो कोण है और ये कोण दोनों बराबर हैं। ये कोण क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये एकांतर कोण है, समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण होते हैं अंदर वाले वो एकांतर कोण कहलाते हैं और वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण थीटा इसके बराबर परावर्तन नियम के अनुसार है, और ये कोण इसके बराबर है एकांतर कोण के बराबर, तो इसका मतलब ये कोण थीटा है। अब त्रिभुज में जानते हैं कि ये जगह कोण बराबर है दो त्रिभुज में, तो ये हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज है, उनके सामने के भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो
टोटल जो भुजा है ये वाली और ये वाली जो भुजा है ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये भुजा बराबर हो जाएंगी, लेकिन ये अगर हम इस दर्पण के द्वारक को छोटा माने, दर्पण छोटे द्वारक का है, ये हम लोग सिलेबस में है। बड़े दर्पण के द्वारकों का वो बहुत कम पढ़ना है, छोटे द्वारक होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर दर्पण छोटा सा ले लेंगे तो प्रकाश किरण को हमेशा डालेंगे तो इसके मुख्य अक्ष की समांतर रहेगी। भाई बड़ा अगर दर्पण लेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर दूर भी हो सकती है प्रकाश किरण, ठीक है। अगर छोटा दर्पण अगर ले रहे हैं ऐसा तो क्या होगा, प्रकाश किरण तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही रहेगी, मतलब पास में ही रहेगी। तो पास में रहेगी तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा वो लगभग P के नजदीक होगा। जो P के नजदीक होगा तो ये जो लंबाई इधर पड़ रहे थे वो बिल्कुल इसके बराबर पड़ने लगते हैं। इस स्थिति में क्या हो जाता है कि ये जो मान है यानी CF और PF ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये कब होता है, जब ये प्रकाश किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो और मुख्य अक्ष के पास में आपतित हो। ये जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के पास में आते तो तब ये कंडीशन होती है। और जब ये सिचुएशन जब आ जाती है इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं। अगर दोनों में अगर हम CF और PF और दोनों तरफ PF जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा CF और PF मिलकर क्या हो जाएंगे R और ये क्या हो जाएगा 2F। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2PF और 2PF, PF किस बराबर है F के बराबर R इक्वल टू 2F। इस प्रकार से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि F का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन ये विशेष कंडीशन में है। अभी तक 10th क्लास में लोग ये पढ़ते चले आए हैं कि F का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, लेकिन आधा तभी होता है जब दर्पण का जो द्वारक है यानी उसका जो आकार है ये बहुत छोटा हो। और यही कॉन्सेप्ट लेकर के हमको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। हमेशा 90% केसों में दर्पण के द्वारा को छोटा ही लिया गया है, तभी ये कंडीशन लागू होती है, वरना इसका फार्मूला दूसरा है, ठीक है ना। उसके चक्कर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो रिलेशन होता है वो R इक्वल टू होता है 2F या F इक्वल टू होता है R/2। तो इसमें आप संबंध इसको याद रख सकते हैं, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, ये हम याद रख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ चिन्ह परिपाटी भी हमको आना चाहिए कि कब हम फोकस दूरी को प्लस में लेंगे कब माइनस में लेंगे। चिन्ह परिपाटी यानी दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन के कुछ नियम बनाए गए हैं कि दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी क्या है। अगर कोई प्रकाश किरण पहला नियम है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। अगर साइन कन्वेंशन अगर आपको नहीं आएगा तो इसकी न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा, आपतित किरण, अगर समझाएंगे आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं। इसका उल्टा
आपतित किरण की दिशा में नापी, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक। पांचवा पॉइंट है मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक। होती है। ये इसके नियम है। अगर ये नियम आपको समझ में अगर आ जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं न्यूमेरिकल लगाने में, वरना फिर एक न्यूमेरिकल आपके सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहला नियम है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे दूरी नापना, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। जो दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर नापने उन दूरियों की बात हो रही है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर को नापी गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे को नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसको जरा चित्र में हम बता देते हैं आपको। नोट कर लें इसको पहले चित्र में। चलो चाहिए देख लें। अगर हम मान लेते हैं अवतल दर्पण, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। यहां से नापना शुरू करेंगे, अगर इधर नापना है या इधर नापना है। अगर आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं, मान लो प्रकाश इधर से डाला जा रहा है, ठीक है ना, तो आपतित किरण की दिशा में नापेंगे दूरियां यहां से पड़ेंगे। अगर मान लेते सपोज कोई वस्तु यहां रखी है, ये वस्तु हो गई, ठीक है, और ये वस्तु की दूरी अगर पढ़ना है, वस्तु दूरी को लिखते हैं लोग यू से, क्योंकि ये देखो दूरी, ये दूरी पढ़ना है तो कहां से पढ़ेंगे, ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु की दूरी, और ये किस दिशा में चल रहे हैं, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। आपतित विपरीत दिशा नापेंगे तो किस में लेंगे, ये माइनस, दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में। अब अगर इधर कोई प्रतिबिंब बनता है, ये मान लेते हैं कोई प्रतिबिंब बन गया, इसमें ये जो दूरी पढ़ी जाएगी प्रतिबिंब की, अगर मान लेते हैं v पढ़ते हैं, तो आप देखो ये डिस्टेंस कहां से पढ़ेंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से दूरी पढ़ेंगे तो ये आपतित किरण दिशा में हो गया। आपतित किरण ये है, आपतित किरण की दिशा में चलेंगे ध्रुव से, तो ये दूरी किस में ली जाएगी, पॉजिटिव। विपरीत दिशा में चलेंगे तो निगेटिव। ये मतलब है इस नियम का, पहला नियम और दूसरा नियम और तीसरे नियम का। चौथा जो नियम है कि आपतित किरण जो है, अगर ये मुख्य से ऊपर तरफ दूरी नाप रहे हैं, ये दूरी यानी वस्तु की लंबाई ऊपर नाप रहे हैं, तो ये दूरी वस्तु ऊपर नापेंगे तो धनात्मक, ये दूरी अगर नापेंगे तो धनात्मक। अगर वस्तु इधर रखी हो, उल्टा रखी हो, या प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो, तो ये दूरी लेंगे ऋणात्मक। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष की तरफ नीचे की तरफ, ये हमारा क्या है,
मुख्य अक्ष। बस इसको समझना है केवल, इसके आधार पर देखा जाए कि जो अवतल दर्पण जो फोकस होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋण दिशा की तरफ होगा, यानी फोकस दूरी कैसे लेंगे, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में किधर तरफ फोकस होगा, इस तरफ होगा, ये फोकस होगा। तो ये दूरी किसमें लेंगे हम लोग, प्रकाश के अंदर से डाला जाएगा, तो ये दूरी किसमें लेंगे, पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ। और इसमें जो ध्रुव होता है इस तरफ होता है, तो ये डिस्टेंस हम लोग नापेंगे तो किसमें नापी जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि इसको आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से ये हमारी थी चिन्ह परिपाटी, इसको आप समझ लें, न्यूमेरिकल लगाने में इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा, डेरिवेशन भी हम लोग में इस चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और चैनल में अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।